ये विचार था कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना, नवीनन से नहीं होगा। वे अंग्रेजी सत्ता को भारत से हर तरह से हटाना ही, भगाना ही चाहते थे। तो ब्रिटिश सरकार की सद्भावना से इन नेताओं की कोई आस्था ही नहीं थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। उन्होंने जनता से आत्मसात बल एवं देश प्रेम की भावना जगाई इन लोगों में, और देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा। ये नेता थे लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, है ना। 1910 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? 1910 में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ था। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरम एवं गरम दल के नेताओं का उद्देश्य एक ही था, किंतु उनके कार्य करने का तरीका अलग था। ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गाना जो था, गीत वंदे मातरम, ने भारतवासियों में मातृभूमि की के प्रति प्रेम और श्रद्धा भावना जागृत कराई। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रवादियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने जनता में राजनीतिक जागरण के लिए लोकप्रिय उत्सवों जैसे गणेश उत्सव एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनेक आंदोलन भी चलाए। इसी समय छत्तीसगढ़ के रांची में पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित नारायण राव मेघावले ने राष्ट्रीय खादी आश्रम की स्थापना भी करी। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए कम मूल्य में खादी बेचकर खादी को लोकप्रिय बनाया कि कम मूल्य में खादी को बेचेंगे। मूल्य की कमी को उन्होंने अपने खेत बेचकर पूरा किया था। सोचिए। क्रांतिकारी आंदोलन। देश में ऐसे विचारधारा वाले नौजवान भी थे जो अंग्रेजों की जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे, है ना। ऐसे उत्साही समर्पित नवयुवकों के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना गया। इस क्रांतिकारी संगठन के अधिकांश सदस्य जोशीले और नौजवान लोग थे। वे गोला बारूद बनाने एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी लेते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा और ये मैडम भीखाजी कामे थे। वे अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय संघर्ष के पक्षधर थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत एवं बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। वे पंजाब और उत्तर भारत में भी अधिक क्रियाशील थे, है ना। इनके अलावा विदेशों में भी श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखाजी कामा एवं बरकतुल्लाह, BBS अय्यर, रास बिहारी बोस, BD सावरकर, ओबेदुल्ला आदि क्रांतिकारी प्रमुख थे। ये सारे कहाँ थे? विदेशों में भी थे। ये क्रांतिकारी अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से सफल भी हुए थे, थोड़े हुए थे। इनके आत्म बलिदान ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम और विदेशी सत्ता के विरुद्ध एक संघर्ष की भावना पैदा करी। ये क्रांतिकारी देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अंग्रेजों की भारतीयों में फूट डालो नीति के कारण ढाका के नवाब सलीमुद्दौला खान ने की अध्यक्षता में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश इस सत्ता के प्रति निष्ठा प्रकट करी ब्रिटिश के तरफ। बाद में उन्हें भी अंग्रेजों की दोहरी नीति समझ में आ गई कि लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सन 1916 की सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें समझौता किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन में अंग्रेज के खिलाफ विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस क्रांतिकारी संगठित होने लगे। इन संस्थाओं में मालिनी रीडिंग क्लब, पीपल टीचर्स एसोसिएशन, कवि समाज राजिम एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख संगठन बने। इन संगठनों ने छत्तीसगढ़ के युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की प्रेरणा दी और छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय जागृति के मार्ग को प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य समाज सुधार के साथ ही राष्ट्रीय भावना को विकसित करना था। नरम दल और गरम दल का प्रभाव रायपुर के प्रांतीय अधिवेशन पर भी पड़ा। यहाँ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से कार्यवाही की शुरुआत करने के सुझाव पर वैचारिक मतभेद हुए। दादा साहेब खारपड़े एवं उनके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का सामूहिक नारा लगाया तथा जनसभा में स्वदेशी के महत्व को समझाया था। तात्यापारा जो रायपुर में है हनुमान मंदिर के पास, वहाँ पे वंदे मातरम का नारा किसने लगाया? दादा साहब खारपड़े ने। सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया। और जब 1911 में क्या हुआ कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बना दिया। यूरोप में कुछ ऐसे भारतीय युवा छात्र थे जो भारत की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति एवं संघर्ष का विचार रखते थे कि कैसे भी शस्त्रों से भी लड़ेंगे। ऐसे ही विचार वाले युवाओं का दल गदर पार्टी के नाम से 1913 में उत्तर अमेरिका में सक्रिय हुआ था। गदर पार्टी, उसके नेता थे लाला हरदयाल। इनकी सक्रियता के कारण ही इन्हें देश से निष्कासित किया गया था। कुछ समय बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत में लौट आए थे। प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सिपाहियों के बीच सशस्त्र क्रांति के तरीकों का प्रचार करने लगे। इसी बीच यूरोप में साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के बीच शत्रुता के कारण सन 1914 में एक बड़ा युद्ध हुआ और 1918 तक चला।
इसे ही नाम दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साधनों और सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया, भारतीय लोगों का और सिपाहियों का। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एवं ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इस समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, अतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा था। ऐसी स्थिति को देखते हुए आयरलैंड से भारत आई जो महिला डॉक्टर एनी बेसेंट थी ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। होम रूल का मतलब क्या हुआ? वह स्वशासन, जिसका अर्थ है अपने शासन को खुद चलाना। इससे देश के आंतरिक शासन को संचालित करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता। इसे ही स्वराज्य भी कहा जाता। डॉक्टर एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण देश में सघन दौरा किया एवं स्वराज्य की मांग को लोगों तक पहुंचाया। भारत में बढ़ते असंतोष, होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और यूरोप की युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ महत्वपूर्ण विभाग दे दिए कि महत्वहीन विभाग सौंप दिए, जिसका कोई वैल्यू नहीं था। इसी नियम के अंतर्गत मध्य प्रांत की विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ से बहुत से नेता चुनकर गए, जिनमें प्रमुख थे ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा एवं बाजीराव कृतद्ध आदि। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। सन 1920 से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी की नेतृत्व शैली एवं आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बना दिया। इससे में स्वाधीनता संघर्ष एवं एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बैरिस्टर वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरों और यूरोपियों के बीच का जो शासन था, यूरोपियों का शासन था, अफ्रीकी लोगों तथा वहाँ जो रहने वाले भारतीय थे उनके रंग के कारण उनको हीन समझते थे लोग, है ना। उन्हें वहाँ के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अंग्रेज वहाँ पे जो अफ्रीका के लोग थे उन पर भी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्हें सत्याग्रह आंदोलन किया, जिससे सरकार को झुकना पड़ गया था। सत्याग्रह अत्याचार शोषण के विरुद्ध आंदोलन का अहिंसात्मक तरीका है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी सन 1915 ईस्वी में भारत लौटे। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ था। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसका व्यवहारिक अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया था। वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, अर्थात सत्याग्रह ही करना चाहिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम बनाए। अन्याय करने वालों के सहयोग न करना अर्थात असहयोग, अनुचित बातों को मानने से इनकार करना अर्थात अवज्ञा करना। गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का अध्ययन किया, इसलिए उन्होंने किसानों, मजदूरों एवं दलितों की समस्याओं को उठाया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते रहे। वे सरकार से मांग करते थे कि लगान कम कर दें, जंगल से उपयोग पर पाबंदी हटाएं और शराब की बिक्री को पूर्णतः बंद कर दें। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के लिए निकल तो पड़े। आइए जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए। 1920 में तो असहयोग आंदोलन चालू हुआ, लेकिन उसके पहले क्या हुआ। चंपारण की बात करते हैं। लोगों ने सुना होगा चंपारण में सत्याग्रह के बारे में। बिहार अंचल के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था कि करो। अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जे के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को बढ़ावा दिया। अंग्रेज किसानों को ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए बाध्य करते थे कि नील उगाओ, अफीम उगाओ, जूट उगाओ, क्योंकि व्यावसायिक फसलें थी, इनसे इनकम बहुत होती थी। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग ही नहीं था। वे इन्हें बाजार में या फिर अंग्रेजी जमींदारों को ही बेच पाते थे। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था, है ना। व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे, जिससे वहाँ बहुत मुनाफा होता था। और नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। आज जो हम नील इस्तेमाल करते हैं वह इसी प्रकार का एक रसायन है। लेकिन सन 1920 के दशक से पहले इसकी खेती होती थी। आज इसकी खेती नहीं होती है ना। जूट तो आप जानते ही होंगे, रस्सी, बोरे, कपड़े, थैला आदि बनाते हैं। नील उगाने को मजबूर किए जा रहे किसान कई बार विरोध करते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया।
आखिर में सरकार ने अंग्रेज जमींदारों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती करने की प्रथा को रद्द, ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने उसे रद्द करवाया। अब खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला। फलस्वरूप क्या हुआ, लगान चुकाना किसानों के लिए असंभव हो गया। खेड़ा जिले में लगान बंदी के लिए आंदोलन हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ़ कर दिया गया। कंडेल सत्याग्रह, उसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह हो गया। अब कंडेल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के जो धमतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह है, देशव्यापी है, लोगों को पता है। धमतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है तथा मॉडम सिल्ली भी इसी नदी के बांध पर बना है। इससे नहर निकाली गई है जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी और इसके लिए 10 वर्षीय का अनुबंध करना पड़ता था, एग्रीमेंट। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने गांव में ही सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी प्रशासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम नहर पानी छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, कंडेल ग्राम नहर पानी छोड़ दिया जबरदस्ती। किसानों से हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध के लिए बाध्य किया। पानी चोरी करने के आरोप भी लगाए। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे और नारायण राव मेघावले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये क्या थे, इस आंदोलन के सूत्रधार थे। अगस्त 1920 में संपूर्ण जिले के साथ आंदोलन हुआ, किंतु अंग्रेज नौकरशाही ने इसकी परवाह नहीं करते हुए रकम वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। ग्रामवासियों को सभी मवेशियों पशुओं को कुर्क कर लिया गया, कब्जे कर लिए गए। शासन पशुओं की नीलामी करके धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाने लग गई और बाजार में दिन दिन गांव में पशुओं की नीलामी करने लगी। बाजार के दिन गांव की बोली लगाना तो दूर, ग्रामवासी उन पशुओं के नज़दीक ही नहीं जाते थे, ठीक है। हर गांव में बोली लगाना तो ग्रामवासियों को अलाउ ही नहीं हो जाता था ना वहाँ पे। जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी, शासन को इसमें भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम के यह सत्याग्रह 5 महीने तक चला। अतः गांधी जी इस आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समय छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम में आने का समय दिया। इस मध्य रायपुर डिप्टी कमिश्नर ने जांच पड़ताल की, ठीक है। इससे शासन को सही तथ्यों की जानकारी हुई। किसानों द्वारा दृढ़तापूर्वक सत्य पर अड़े रहने के कारण शासन को संपूर्ण कार्यवाही रद्द करनी पड़ी और मवेशियों को छोड़ना पड़ा। यानी कि नीलामी करते थे ना तो कोई जाता ही नहीं था, सब स्ट्रिक्ट हो गए थे कि हम तो आप पूछेंगे भी नहीं, तुमको रखना है मवेशी रख लो। गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही यह कंडेल किसान आंदोलन सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, मतलब सफल रहा। गांधी जी के 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन से यहाँ की राजनीतिक हलचलें बढ़ी। यानी कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन क्या होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 20 दिसंबर 1920 को रायपुर धमतरी प्रवास में गांधी जी के स्वागत हेतु अपार जनसमूह उमड़ा। आंदोलन की शानदार विजय के बाद गांधी जी ने भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यहाँ की जनता का मार्गदर्शन किया और उत्साहवर्धन किया, ठीक है। जनता का उत्साह दर्शनीय था। धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक में गांधी जी के भाषण की व्यवस्था की गई। अपार जनसमूह गांधी जी को देखने सुनने लोग इकट्ठा हुए। खुली कार से देकर मुख्य द्वार तक तो पहुँचे, किंतु अपार जनसमूह के कारण गांधी जी मंच तक पहुँचने में असमर्थ थे। अतः आसपास के गुरूर नामक गांव का एक व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधे पर बैठाकर सुसज्जित मंच पर पहुँचाया। इतनी भीड़ थी कि वहाँ तो पहुँचे लोग, इतना देखने को उनको गांधी जी से वो थे, प्रभावित थे। तो क्या होगा, तो उन्होंने क्या किया कि पहुँच ही नहीं पा रहे थे। तो एक व्यापारी थे गुरूर गांव के, उमर सेठ, उन्होंने गांधी जी को कंधे पे बैठाया और ले जाके मंच तक छोड़ा। धमतरी एवं कुरूद से वापस लौटने के बाद गांधी जी पुनः रायपुर में रुके और महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। और यहाँ पे तिलक स्वराज फंड हेतु महिलाओं ने तुरंत हज़ारों रुपए के गहने उन्हें दे दिए। गांधी जी ने युवकों के साथ महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने की प्रेरणा दी। अब मिल मजदूर आंदोलन, हमको पता है ना, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। तो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हुआ। लगातार महंगाई बढ़ते जाने पर भी अहमद की सूती ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही थे। अहमदाबाद की सूती कपड़ों की मिलों के मजदूरों की वेतन में वृद्धि नहीं हो रही थी और बोनस भी नहीं दिया गया था। तो गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया, अतः मालिकों को हार माननी पड़ी। इसी समय मजदूरों में राष्ट्रीय जागृति आई है ना, कि उनको भी अपने हक के बारे में जानकारी मिली। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो थे कि गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई के जो मजदूरों थे वो हड़ताल कर दी। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता हुई तो भारत में भी मजदूरों संगठनों की स्थापना होने लगी। इन संगठनों में ने कई बार मजदूर हितों के लिए संघर्ष किया और आंदोलन किया और सफलता भी हासिल की।
छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो थी राजनांदगांव में थी और यहाँ के मजदूरों में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बहुत हद तक पड़ा। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों ने हड़ताल कर दी और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस समय तक संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से उत्साहित हो गया था। देश में बढ़ते जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 में, अब राष्ट्रीय आंदोलन तो बढ़ रहा था बहुत व्यापक रूप से, तो अंग्रेज़ को तो उसको कंट्रोल करना है, तो उन्होंने क्या किया? 1919 में रोलेट एक्ट नामक एक नया कानून बना दिया। इस कानून के क्या हुआ कि इससे सरकार को किसी भी भारतीय को बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए या न्यायालय में पेश किए बगैर कारागार में बंद रखने का अधिकार दे दिया। काला कानून के रूप में कुख्यात इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में विरोध की लहर फैल गई कि ये तो गलत है। ठीक है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है कितना निर्मम हत्या की गई वहाँ लोगों की। रोलेट एक्ट एक विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन ने पंजाब में अधिक उग्र रूप धारण किया। सरकार का जो रोलेट एक्ट था ये बहुत उग्र रूप ले लिया था। सरकार का दमन चक्र और तेज हो गया, उन और लोगों को दबाने लगे। तो राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जो लोग थे ना, वो जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया कि इनको गिरफ्तार किया गया। तो एक नॉर्मल वहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ। यह बाग 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एकमात्र छोटी सी गली से बाग में आने जाने का रास्ता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 की इस सभा में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उस समय तो व्यापक रूप से सब बढ़ रहा था ना, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी, तो लोग काफ़ी इकट्ठा हुए थे। तो इनमें युवक, वृद्ध, पुरुष, बच्चे, महिलाएं सभी थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर जो थे उसने क्या किया? बिना किसी चेतावनी दिए निहत्थी भीड़, यानी कि किसी के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लोग भाषण सुन रहे थे, उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें से कई 100 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब थे और लोग घायल भी हुए। और वो दिन कौन सा दिन था? वो दिन बैसाखी का त्यौहार का दिन था। तो जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। इस जघन्य हत्याकांड के कारण संपूर्ण भारत में आक्रोश एवं विरोध प्रकट होने लगे, लोग सभाएं होने लगी। बिलासपुर और रायपुर में भी सभा हुई जहाँ पे हत्याकांड की आलोचना कटु शब्दों में की गई। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वीर सम्मान मिला था कि सर बोला गया था रविन्द्रनाथ वीर टैगोर को, उन्होंने रिटर्न कर दिया। इसने मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को जन वर्गीय राष्ट्रवाद में परिवर्तित कर दिया। इस कांड के कारण अब राष्ट्रवाद तो था, मध्यम वर्ग की राष्ट्रवाद था जो एक लोग थे, अब वो जन वर्गीय राष्ट्रवाद हो गया कि हर जन को अब राष्ट्रवाद की भावना आ गई, सबको आज़ादी चाहिए। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आगे के वीडियो में हम पूर्ण स्वराज की और उसके आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं सिर्फ मैंने आपको पहले भी कहा है, सिर्फ स्कूल नोट्स में नहीं काम आएंगी, ये आपको है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो छत्तीसगढ़ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत काम आएंगी, क्योंकि इसमें लगभग इस बुक से पढ़ के हम लगभग बेसिक नॉलेज अपना पूरा ले सकते हैं कि क्या आंदोलन हुए थे, कैसे हुए थे, लगभग हर समय की डिटेल हमें मिल जाती है। और फिर हम इसको बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, तो ये सारी चीज़ें ना हमको इन बुक से मिल जाएंगी, हमें एक्स्ट्रा बुक रेफ़र नहीं करनी पड़ेंगी। और अगर हमको और डिटेल्स में जाना है तो फिर हम इसके आगे की बुक पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू मेक आवर बेस ना, हमको अपना बेस बनाना है। पहले हम बेस बना लेंगे, बेस न्यू बनेगी, तब उस पर दीवार अच्छे से खड़ी होगी। तो हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ये बुक्स पढ़ के, उसके बाद हम इसके ऊपर की पढ़ाई करेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, तो हमारी जो ढांचा है वो ज़्यादा मजबूत तैयार होगा। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।